हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान निर्माण में विदेशी स्रोतों के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हर किसी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक शब्द आया है संविधान। संविधान कहते किसे है तो आपको पता होना चाहिए। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए लिखित रूप से या हम देखें मौखिक रूप से जो दस्तावेज तैयार किया जाता है उसे ही कहा जाता है संविधान। और यदि हम बात करें तो भारत का जो संविधान है लिखित रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। और यदि देखें तो संपूर्ण विश्व के अंतर्गत भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और एक बात याद रखना, जो ब्रिटेन है ना, उसका जो संविधान है वह मौखिक रूप से देखने के लिए मिलता है, वह लिखित नहीं है। अब यदि देखें कि भारत का जो संविधान है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें किसका देखने के लिए मिलता है तो आपको पता होना चाहिए भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है भारतीय संविधान पर। ऐसा कहा जाता है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 है ना, इसके लगभग 250 अनुच्छेदों को एज इट इज लेकर भारतीय संविधान में रखा गया है या उसमें नाम मात्र का परिवर्तन किया गया है। यदि हम देखें तो वर्तमान के अंतर्गत हमें अनुच्छेद देखने के लिए मिलते हैं 395, किंतु कुछ लोग कहते हैं 475 के अप्रॉक्स अनुच्छेद हो गए हैं। एक बात याद रखना, उन अनुच्छेदों के अंतर्गत पाठ के अंतर्गत कुछ भाग जोड़े गए हैं, जैसे खंड ए, खंड बी, खंड सी जो जोड़े गए हैं ना, उसके कारण उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। यदि एज इट इज फॉर्म में देखें तो अनुच्छेद जो है 395 ही है। अब यदि देखें तो इस प्रकार का सबसे अच्छा जो संविधान है भारत का, यह बना कैसा है। जब हम ये देखें तो भारत के संविधान के निर्माण में यदि हम देखते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग चुका था। इतना लंबा समय लिया गया, तभी तो भारत का संविधान इतने अच्छे रूप से बनाया गया है। और चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यदि भारत का राष्ट्रपति भी हो और भारत के प्रधानमंत्री भी हो, कोई भी हो क्यों ना, वह भारत के संविधान की अनदेखी नहीं करता, भारत के संविधानों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह हमारे भारत के संविधान की हमें ताकत देखने के लिए मिलती है। अब यदि हम देखें तो कुल 10 देश जो है उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर हमें देखने के लिए मिलता है। इन 10 देशों को आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ। हमारी ऐसी ट्रिक है, आप जानते हैं संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी फैल गई है, तो एक जो दोस्त है, उसका एक दोस्त है जिसका नाम है आबिद। तो वह आबिद से क्या कहता है कि आज आबिद रुक जा फ्रांस अमेरिका, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना जो है कैसा फैलता है। हम यदि घर से बाहर निकल जाएं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं तो कोरोना फैल जाता है। तो वो उससे कहता है उसका दोस्त, आज अभी तू रुक जा, फ्रांस या अमेरिका तू जहाँ कहीं भी है वहीं रुक जा, घर के बाहर मत निकले। तो इसी से हम 10 देश बना लेते हैं। जो आ है उससे आयरलैंड देखने के लिए मिलता है, जो ज है उससे जर्मनी देखने के लिए मिलता है, जो आ है
है उससे हमें ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए मिलता है, जो बी है उससे ब्रिटेन देखने के लिए मिलता है, जो द है उससे हमें देखने के लिए मिलता है दक्षिण अफ्रीका, जो रू है उससे रूस देखने के लिए मिलता है, उसके पश्चात क से देखने के लिए मिलता है कनाडा, जा से जापान देखने के लिए मिलता है, फ्रांस और अमेरिका एज इट इज लिख लेना। अब यदि बात करें कि इन देशों से भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है, तो सबसे पहले देखें आयरलैंड के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति महोदय है उनकी इलेक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो उनके इलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत हम यदि देखें लोकसभा, राज्यसभा और यदि देखें संपूर्ण राज्यों की जितने भी हमें विधानसभाएं देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन के अंतर्गत भाग लेते हैं। अब देखना केवल निर्वाचित सदस्य ही इस इलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत भाग लेते हैं। जो मनोनीत किए जाते हैं वह सदस्य राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन प्रोसेस में भाग नहीं लेते। किस प्रकार से यह प्रोसेस चलती है आप जानते हो। जो राज्यसभा की यदि बात करें तो उसके अंतर्गत 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की कुल संख्या, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। यह 12 और उसमें से माइनस कर लो, जो 233 जो सदस्य बचे ना वह निर्वाचित किए जाते हैं। उनका मनोनयन नहीं होता, केवल 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। यदि बात करें लोकसभा की, यदि बात करें तो लोकसभा के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और यदि बात करें संपूर्ण राज्यों की जो विधानसभाएं होती है उसमें एक सदस्य राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन होता है। यह सभी सदस्य राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, उनका जो इलेक्शन प्रोसेस में भाग नहीं लेते। अब एक प्रश्न और बनता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनयन किया जाता है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 80 के खंड 3 के अंतर्गत यह मनोनयन किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि बात करें भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमें यह उल्लेख देखने के लिए मिलता है। और हम यह कह सकते हैं कि जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं, जो तत्व होते हैं, उसे जो होता है न्यायालय उसे लागू कराने के लिए किसी भी राज्य सरकार को प्रेशराइज नहीं कर सकता। यह राज्य के अपने विवेक पर निर्भर करता है। अर्थात हम देखें इन सिद्धांतों को किसी भी प्रकार से कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। अब यदि देखें तो एक और हमें देखने के लिए मिलता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं यह किस क्षेत्र के अंतर्गत मनोनीत किए जाते हैं। जो कला, साहित्य और हम कह सकते हैं विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत जो अनुभव रखते हैं उन 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। अब देखते हैं अगला जो है जर्मनी से हमने लिया है राष्ट्रीय आपातकाल की जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है उसे लिया गया है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है, तो जो आपातकाल की जो व्यवस्था है यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। आज तक यदि हम देखें तो संपूर्ण भारत के इतिहास में केवल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। कौन से ईयर में लगाया गया यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना
सबसे पहला ईयर हमें देखने के लिए मिलता है 1962, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1971 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, जिस समय भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के लिए युद्ध किया था, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। आज का वर्तमान का जो बांग्लादेश है उसी के लिए युद्ध हुआ था। और तीसरा हुआ था 1975 के अंतर्गत, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, अशांति के चलते लगाया गया था। अब यदि हम देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाया जा सकता है, जब जो सैनिक होते हैं सशस्त्र विद्रोह कर दे, कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे, इन सभी परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय किसी पर्टिकुलर राज्य में भी लगा सकते हैं और संपूर्ण भारत में भी इसे लगा सकते हैं। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। प्रस्तावना की भाषा, हम यदि भारत की हमारी प्रस्तावना देखें, सबसे पहले जब संविधान खोलते हैं तो उसकी जो प्रस्तावना हमें देखने के लिए मिलती है, उसकी जो भाषा ली गई है ना, वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। उसके पश्चात संवर्ती सूची हमें देखने के लिए मिलती है, जिसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 अर्थात 246 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और संवर्ती सूची किसे कहते हैं? ऐसी सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर कानून बना सकते हैं, उसे ही कहा जाता है संवर्ती सूची। और याद रखना, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वही सर्वोपरि होता है किसी भी विवाद की स्थिति में। अब देखें, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे हो, उनकी शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में किया जाए, यह प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मोस्ट आईएमपी चीज हमें देखने के लिए मिलती है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भारत के संविधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो याद रखना, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 का उपयोग करते हुए हम यदि देखें तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो हम देखते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हो, वह कभी अनुपस्थित होते हैं तो उपाध्यक्ष हम देखें लोकसभा के, और यदि दोनों अनुपस्थित होते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। याद रखना, हम यदि देखें राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह भारत के क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। वह दोनों सदन के किसी भी सदस्य नहीं होते दोनों सदनों से, अर्थात वह इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। हम यदि देखें कि संयुक्त अधिवेशन भारत के इतिहास में कितनी बार हम देखें लगाया गया है या बुलाया गया है, तो केवल 3 बार बुलाया गया है। सबसे पहले 1961 के अंतर्गत उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 के अंतर्गत जो बुलाया गया था ना, वह दहेज विधेयक के संबंध में बुलाया गया था। 1978 के अंतर्गत जिस समय मोरारजी देसाई हुआ करते थे प्रधानमंत्री, बैंकिंग विधेयक से संबंधित संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और तीसरा यदि देखें तो 2002 के अंतर्गत आतंकवाद निरोधक विधेयक, जिसे हम पोटा के नाम से जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय तीसरा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। अब देखें, ब्रिटेन के बारे में बात करें, संसदीय शासन व्यवस्था यदि हम बात करें भारत के अंतर्गत संसद की यदि हम बात करें, उसके कितने कंपोनेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं? तो 3 कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ऊपरी सदन जो होता है वह कहलाता है कौन सा सदन? राज्यसभा। उसके पश्चात सबसे जो निचला सदन होता है लोकसभा कहलाता है, और राष्ट्रपति महोदय भी इसी का
उसका भाग होते हैं। याद रखना 3 कंपोनेंट होते हैं। और भी देखें कि संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है। जब भी नागरिकता की बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि आप मध्य प्रदेश में यदि रह रहे हो तो आपको ऐसा ही कहना पड़ेगा, मैं भारत का नागरिक हूं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि तो मैं मध्य प्रदेश का भी नागरिक हूं, मेरे पास में मध्य प्रदेश की भी नागरिकता है और भारत की भी नागरिकता है, क्योंकि आपके पास में केवल एक एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि हम देखें नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 से 11 हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। द्विसदनात्मक सदन, हमारे यहाँ पर जो संसद है उसके 2 सदन हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक हुआ हमारा राज्यसभा और एक हुआ हमारा कौन सा, लोकसभा। जिस प्रकार से ब्रिटेन के अंतर्गत हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड होते हैं ना, उसी के तर्ज पर भारत के अंतर्गत भी द्विसदनात्मक सदन बनाए गए हैं। वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड होता है ना, भारत के राज्यसभा के इक्विवेलेंट है, और हाउस ऑफ कॉमन जो है ना वह भारत के लोकसभा के इक्विवेलेंट है। प्रधानमंत्री का पद हम देखें बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री का जो पद है वह कहाँ से लिया गया है, तो हम देखें ब्रिटेन से लिया गया है। हम यदि देखें इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का क्या करेंगे, उन्हें इलेक्ट करेंगे, उन्हें चुन लेंगे। वो जो भी मंत्री परिषद होंगी, जितने भी सांसद महोदय आएंगे, उनकी सहमति के आधार पर। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान संशोधन यदि बात करें तो हमें देखने के लिए मिलता है, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से 3 प्रकार है, एक सामान्य बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति से संविधान संशोधन किया जाता है। तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत यह संशोधन किया जाता है। अब देखें रूस के बारे में, देखें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो वर्तमान के अंतर्गत हमें 11 मौलिक कर्तव्य देखने के लिए मिलते हैं। और यदि हम देखें तो कौन से भाग के अंतर्गत, भाग 4 के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, जो कुल मिलाकर कितने हैं, 11 है। पंचवर्षीय योजना यदि बात करें तो आप जानते हैं 1 अप्रैल 1951 को भारत के अंतर्गत सबसे पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। यह जो कंसेप्ट लिया गया है यह रूस से लिया गया है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि रूस के अंतर्गत 10 वर्षीय योजना है, उसी के तहत हमने उठा लिया पंचवर्षीय योजना वाला कंसेप्ट। अब यदि हम देखें कनाडा की यदि बात करें तो संघात्मक विशेषताएं हमें देखने के लिए मिलती है। यह होता क्या है, अब जब भारत का संविधान पढ़ोगे, उसका अनुच्छेद 1 पढ़ोगे तो आप देखते हो भारत अर्थात इंडिया क्या है, संघ है, राज्यों का संघ है, ऐसा कहा गया है। तो जो संघ है ना, संघ की जो विशेषताएं है वह कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है, ऐसी सभी सूची जो क्या हम देखें, ऐसी सभी शक्तियां जो सूचीबद्ध नहीं है वही अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है। यदि हम देखें तो हमें 3 सूची देखने के लिए मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची और देखने के लिए मिलती है समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बना सकती है, और जो समवर्ती सूची है ना उसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। इन सूची के अंतर्गत जो विषय सम्मिलित नहीं है उसे ही कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान आप जानते हैं, भारत का संविधान का अनुच्छेद 356
तिरपन का उपयोग करते हुए किसी भी राज्य के अंतर्गत जब संविधान का उल्लंघन हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह व्यवस्था भी ली गई है कनाडा के द्वारा। राज्यपाल का पद यदि देखें अनुच्छेद 153 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत राज्यपाल की जो व्यवस्था की गई है वह अनुच्छेद 153 के अंतर्गत है। यह पद भी कनाडा से लिया गया है। जापान के अंतर्गत देखें तो विधि द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया या कानून द्वारा भी कह सकते हैं, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया यह चीज जो ली गई है, यह महत्वपूर्ण जो प्रावधान लिया गया है जापान से लिया गया है। उसके पश्चात देखें फ्रांस से क्या लिया गया है, तो याद रखना फ्रांस से बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज ली गई है लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रावधान। आप जानते हैं जब आप देखोगे भारत की प्रस्तावना पढ़ोगे तो यह शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। लोकतंत्र क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन होता है ना वही लोकतंत्र कहलाता है। और गणराज्य की बात करें तो भारत जो है रिपब्लिक है, अर्थात हम देखें गणतंत्र है, यह इसका अर्थ होता है। अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक यह हमें प्रावधान देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात न्यायिक पुनरावलोकन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा या राज्यों की जो विधानसभा के द्वारा सही प्रकार से कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए बराबर जो नियम कायदे नहीं बनाए गए, जो सही तरीके से कानून नहीं बनाया गया, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है 137 का उपयोग करते हुए। और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा जो डिसीजन दिया गया है यह गलत हो सकता है, कोई पिटीशन दायर करता है तो उसका क्या किया जाता है, पुनरावलोकन किया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आप जानते हो यह भारत की तो सबसे अच्छी व्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती है। भारत की जो न्यायपालिका है एकदम स्वतंत्र है। हमारे भारत की न्यायपालिका पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। सबसे अच्छी न्यायपालिका में से भारत की न्यायपालिका जानी जाती है। उसके पश्चात देखें संविधान की सर्वोच्चता। आप जानते हैं भारत का जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता संपूर्ण विश्व के अंतर्गत विख्यात है। प्रस्तावना, अब देखिए जो ऑस्ट्रेलिया देखा था हमने, इसमें प्रस्तावना की भाषा ली गई थी, किंतु यहाँ पर देखिए अमेरिका से हमने प्रस्तावना, जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना लिखी गई है उसी को कंसेप्ट हमने लिया है अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया आप जानते हैं। भारत के यदि किसी राष्ट्रपति महोदय पर अनुच्छेद यदि महाभियोग चलाना है तो अनुच्छेद 61 का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 61 का उपयोग करके किसी भी राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन के अंतर्गत 1/4 सदस्यों की सहमति से और उन्हें 14 दिन पूर्व इसकी सूचना भी देना पड़ती है। केवल यह महाभियोग भारत के अंतर्गत जो लगाया जाता है ना, वह किस आधार पर लगाया जाता है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। किंतु यदि बात करें अमेरिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाया जाता है वह कुप्रथा के चलते और हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार के चलते यह जो महामहिम पर महाभियोग लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का पद यदि हम देखें तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है क्या कि जो उपराष्ट्रपति जो महोदय होते हैं उनका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। यह जो पद लिया गया है यह
यह भी अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यदि उच्चतम न्यायालय की यदि बात करें तो 124 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय की यदि बात करें तो 214 अनुच्छेदों के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। इनके न्यायाधीशों को कभी हटाना है तो उसकी विधि किस प्रकार से होगी, यह व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई है। वित्तीय आपात आप जानते हो, अनुच्छेद 360 का उपयोग करते हुए क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यदि किसी भी राज्य के अंतर्गत या देश के अंतर्गत हम यदि देखें जो अर्थव्यवस्था है वह डगमगा जाती है, कमजोर हो जाती है, तो यह लगाया जाता है वित्तीय आपात। भारत की यह खासियत है कि भारत के अंतर्गत एक बार भी संपूर्ण इतिहास के अंतर्गत वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी भारतीय संविधान निर्माण में विदेशी स्रोतों के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सभी कंसेप्ट आप लोगों के ब्रेन से क्लियर हो गए होंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जय हिंद।